क्या फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना अच्छा है या बुरा? देखा जाए तो जब से हमने फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना सीख लिया है तब से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, बट साथ ही में हम अपनी अर्थ के ब्यूटी को खोते जा रहे हैं। एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्या हमें इतना पॉल्यूशन करके डेवलपमेंट करना चाहिए? ओके, तो अब हम बात करते हैं अलग अलग सोर्सेज की। सोर्सेज कई सारे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव्स, ओशन थर्मल, जियोथर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी। हम एक एक करके इन सब की डिटेल्स को देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। आपने शायद इस तरह के कुछ फोटोग्राफ्स देखे होंगे। क्या आपने सोचा है कि ये किसके फोटोग्राफ्स हैं या ये कैसे बने? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो ऐसा तो होता नहीं है जनरली कि उसे कोई जला दे या उसका क्रियाकर्म कर दे। तो एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं तो वो सॉइल में चले जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो सॉइल के अंदर जाते हैं। अगर वो सॉइल के काफ़ी अंदर चले जाए तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आई थिंक आपको ये पता होगा कि अर्थ पे लाइफ जो है वो कार्बन बेस्ड लाइफ है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कार्बन बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो जब फॉसिल्स बनते हैं तो अगर हम कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स का वेट करें तो वो जो फॉसिल्स होते हैं वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि वो कार्बन के कुछ ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं जिन्हें हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मेनली 3 तरह के हैं, पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस। ये तीनों ही कार्बन बेस्ड फ्यूल्स हैं। और आपको अब शायद कनेक्शन समझ में आ रहा हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आगे जाके कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, एज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स भी किससे बने होते हैं? कार्बन से। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम ये जो फॉसिल फ्यूल्स ऑब्टेन करते हैं तो इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है या प्योरीफाई कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू प्योरीफाई करते हैं। मतलब हम कोल को पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट करते हैं। डिस्ट्रक्ट का मतलब यहाँ पर है कि हम कोल को पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद उसका प्योरीफिकेशन होता है। अभी हम उसकी डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, बट आपके लिए इतना काफ़ी है। तो कोल कैसे बनता है? कोल बनता है थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड ऑफ ट्रीज से, यानी कि जब ट्रीज सॉइल में चले जाते हैं, उनका जो वुड होता है वो सॉइल में चले जाता है, तो उसके थर्मल डिग्रेडेशन, थर्मल यानी कि जब वो सॉइल के अंदर जाते हैं तो हीट की वजह से, यानी थर्मल यानी कि हीट, तो हीट की वजह से वो डिग्रेड होते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन होता है उसका और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स इजीली नहीं बनते, उन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं कोल के 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स की, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इन सब में मेन डिफरेंस ये है कि इन सभी में कार्बन का परसेंट अलग है। इन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का अलग अलग अमाउंट प्रेजेंट होता है। कार्बन इन सभी में सेंट्रल और एसेंशियल एलिमेंट होता है। पिट में 30% कार्बन, लिग्नाइट में 38 से 40%, बिटुमिनस में 65 से 70%, एंथ्रासाइट में 94 से 98% कार्बन होता है। यानी कि एंथ्रासाइट अगर हम कार्बन के हिसाब से देखें तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है। इसके अलावा इनके कुछ अलग अलग कलर्स होते हैं जो आप देख सकते हैं। पिट जो होता है वो येलो ब्राउन होता है, लिग्नाइट ब्राउन होता है, बिटुमिनस ब्लैक होता है, एंथ्रासाइट ब्राइट ब्लैक होता है। इसके अलावा इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ भी अलग होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, और हम ये चाहते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कार्बन जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। इसीलिए पिट का कैलोरीफिक वैल्यू लीस्ट है और एंथ्रासाइट का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा, यानी कि एंथ्रासाइट से आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल।
पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल होता है। आपने पेट्रोल और पेट्रोलियम दोनों सुना होगा। पेट्रोल अलग चीज़ होती है और पेट्रोलियम अलग चीज़ होती है। पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है। जब वेजिटेशन और एनिमल्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में एयर की एब्सेंस में अर्थ के अंदर चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे टाइप के फ्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा। तो इतने सारे अलग अलग मल्टीपर्पज़ चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती है। और शायद आपको पता ना हो, बट ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं से प्लास्टिक भी बनता है। तो पेट्रोलियम के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो प्योरीफाई कैसे होते हैं, अलग अलग कैसे होते हैं? तो इसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन बहुत सिंपल टर्म है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करके बॉयल कर देना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है कि अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में, पेट्रोलियम के अंदर सभी प्रोडक्ट्स का, सभी कंस्टिट्यूएंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो हम एक कंटेनर में उसको पेट्रोलियम को डालते हैं और धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर राइज होता जाता है जैसे वो नीचे जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होके निकलते जाते हैं। जैसे कि करीब करीब 60 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल, 130 डिग्री सेल्सियस पे नैफ्थलीन, 220 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन, 300 डिग्री सेल्सियस पे डीजल और 360 डिग्री सेल्सियस पे ऑयल अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। इनमें जो मेनली हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं वो है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस और केरोसिन। वैसे तो हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का यूज़ पता है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम पेट्रोलियम गैस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सोचिए कि आपने कहीं पे पेट्रोलियम गैस का यूज़ सुना है? कहीं पे आपने ऐसे सुना है कि कोई पीजी यूज़ होता है? ओके, तो आई थिंक शायद आपको याद आया हो कि आपने एलपीजी के बारे में सुना है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है वो एलपीजी होता है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में मेनली ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन यानी कि C4H10 और थोड़ा बहुत उसमें इथेन और प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है। अभी आपको शायद इनके नाम ना पता हो, बट जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ लेंगे तो आपको इनका नाम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो कैसे वर्क करता है, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक एलपीजी सिलेंडर को आप समझ के बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। यही तो साइंस है, हर एक छोटी चीज़ के पीछे की डिटेल्स ढूंढना। इसे समझने के लिए हमें कंबशन को समझना होगा। कंबशन के लिए 3 चीज़ें एसेंशियल होती है: ऑक्सीजन गैस, फ्यूल और स्पार्क। कंबशन 2 टाइप का होता है, कंप्लीट कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन। जब ऑक्सीजन का अमाउंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है तो कंबशन कंप्लीटली होता है, यानी कि उसमें कोई भी वेस्ट रेसिड्यू नहीं बचता। और जब कंप्लीट कंबशन होता है यानी कि पूरा का पूरा फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। अगर हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो उस फ्लेम का कलर वॉयलेट या इंडिगो के आसपास होता है, क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो कलर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है तो कुछ वेस्ट रेसिड्यू बच जाएंगे, फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होगा और एनर्जी भी कम जनरेट होगी। तो ऐसे केस में जो फ्लेम का कलर होगा वो रेडिश कलर होगा, क्योंकि रेडिश कलर का एनर्जी कंपैरेटिवली कम होता है। तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर तक आग कैसे नहीं पहुंचती? तो सिंपल सा रीज़न है, हमारे पास फ्यूल है एलपीजी, स्पार्क हम प्रोवाइड करते हैं लाइटर से, तो बचा क्या? ऑक्सीजन। एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है उसे लिक्विफाई किया जाता है, इस वजह से वो हाई प्रेशर में होती है। तो वो हाई प्रेशर से एलपीजी सिलेंडर के बाहर आना चाहती है, तो जो पाइप का नोजल होता है उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलती है। इस वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती सिलेंडर के। तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो कंबशन भी नहीं होगा। और जो गैस स्टोव होता है उसमें स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू गैस बाहर आती है, तो वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वहाँ कंबशन हो जाता है।
लेकिन ऑक्सीजन पाइप के अंदर नहीं जा पाती, जिस वजह से कंबशन नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस CH4 यानी मीथेन होती है। नेचुरल गैस को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के फॉर्म में यूज़ करते हैं जनरली व्हीकल्स में। CNG पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कम पॉल्यूटिंग होता है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी की। हाइड्रो का मीनिंग होता है समथिंग रिलेटेड टू वाटर। जब पानी बहता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो अच्छी खासी हाइट से नीचे गिरता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग 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 और भाग भाग। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे अरे दादा रे, नहीं 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 चिक नहीं चिक चिक नहीं 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 सीधा सीधा सीधा। क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। भाई पाँव कर ऊपर, छूट जाएंगे पाँव में। भाई पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर है भाई। मैं भाई कसम से तुम्हारी कसम पैर ऊपर है भाई, बस मुझको लैंड करना है। इस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए, और जैसे ही टरबाइन्स रोटेट होते हैं तो आपको पता है कि जनरेटर को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी का वर्किंग काफी सिंपल है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। एक डैम होता है जो पानी को रोकता है, और कुछ गेट्स के थ्रू पानी को थोड़ी सी स्पेस में से आगे भेजा जाता है। ऐसा क्यों? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो एक पानी का पाइप लेना और पानी के पाइप को एक नल से कनेक्ट करना और उसको ऑन कर देना, और उस पानी के पाइप को अपने भाई या बहन के ऊपर लगा देना। नहीं, वो पानी के पाइप को थोड़ा सा आगे से दबाना, तो पानी का जो फ्लो होता है वो तेज हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम कम स्पेस में से पानी को जाने देंगे तो पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी पानी में तो टरबाइन तेज़ी से रोटेट होगा। और हमारा एक ही टास्क है कि टरबाइन को जितना ज़्यादा तेज़ हो उतना ज़्यादा तेज़ रोटेट करना। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, हम टरबाइन को ही रोटेट करेंगे, बट यहाँ पे पानी की जगह एयर का यूज होगा। बाय द वे, आपने सोचा है कि एयर मूव क्यों करती है? नहीं पता। एयर इसीलिए मूव करती है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ में एटमॉस्फेयर भी मूव करता है। इसके अलावा एयर के मूव होने का एक और रीजन है, वो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। आपको शायद कन्वेक्शन करंट के बारे में पता हो। हॉट एयर और कोल्ड एयर कन्वेक्शन करंट्स के कारण मूव करती है। नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी में बायोगैस जनरेट होती है। बायोगैस CH4 यानी मीथेन होती है। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैटल डंग और अदर बायोडिग्रेडेबल या बायो वेस्ट डिकम्पोज होते हैं तो वो बायोगैस यानी कि CH4 को जनरेट करते हैं। बायोगैस प्लांट कुछ ऐसा होता है, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट। इनलेट से हम जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अंदर डालते हैं, और हम आउटलेट से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल सकते हैं। और जो एक नोजल है बीच में, वहाँ से बायोगैस यानी CH4 निकलती है। CH4 को फिर हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं व्हीकल्स में या फिर और भी कई अदर प्लेसेस पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों ही मीथेन होते हैं यानी CH4, बट दोनों का जो सोर्स होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हमने उन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। अदरवाइज है वो दोनों CH4 ही। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। अगर हम बात करें कि अर्थ पे ये इतनी सारी चीज़ें कैसे बनी और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो अगर अल्टीमेट सोर्स हम देखें एनर्जी का तो वो सन है। सबसे पहले प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड सन से ऑब्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फिर प्लांट से बाकी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं।
इसके अलावा सन की वजह से एयर का मोशन होता है, वाटर भी बॉयल ज्यादातर सन की वजह से होता है, वाटर साइकिल सन की वजह से है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सन जो है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। अगर सन नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। अर्थ करीब करीब 1.36 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर सोलर एनर्जी रिसीव करता है। मतलब कि ऐसा मान लो कि आप एक बड़ी सी टाइल के ऊपर खड़े हैं तो उस पे हर सेकेंड 1.36 किलो जूल एनर्जी आएगी। ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है एनर्जी का। पर ये सारी की सारी एनर्जी अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। करीब करीब 40% एनर्जी एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में, और थोड़ी सी एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस और पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओनली 47% इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाती है। सोलर एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। अब ये शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि सोलर एनर्जी को तो हम कब से यूज करते आ रहे हैं, बट पहले हम सोलर एनर्जी को ड्राइंग पर्पस के लिए ही यूज करते थे। बट अभी हमारा मेन कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तो सोलर पैनल्स अभी अभी बने हैं, इसलिए सोलर एनर्जी को हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्स में रखा है। कई सारे तरह के सोलर डिवाइसेस होते हैं जिनका अलग अलग पर्पस होता है, जैसे कि सोलर कुकर, सोलर सेल, और सोलर सेल से मिलके बनता है सोलर पैनल। हम अभी सोलर सेल के बारे में बात करेंगे क्योंकि सोलर कुकर और बाकी के डिवाइसेस की वर्किंग आपको पता होगी। शायद आपको सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये नहीं पता हो, बट अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, इसलिए सेमी यानी कि बीच में है वो। सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डायोड यानी कि पीएन जंक्शन डायोड होता है। डायोड का मीनिंग होता है जिसके 2 टर्मिनल होते हैं। जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं वैसे पीएन जंक्शन डायोड के भी 2 टर्मिनल होते हैं। आपको अभी ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सोलर एनर्जी इन पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर पड़ती है तो पीएन जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री हो जाते हैं तो वो मूव करते हैं और उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइट एनर्जी सोलर सेल में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और जब हम बहुत सारे सोलर सेल्स को मिला देते हैं तो एक सोलर पैनल बन जाता है। सोलर पैनल हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एक सोलर सेल से बहुत कम एनर्जी हमको मिलती है, बिकॉज एक तो एफिशिएंसी भी सोलर सेल की काफ़ी कम है और दूसरा सोलर एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है तो अर्थ की सरफेस तक कम पहुंचती है थोड़ा।